नमस्कार, स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसकी पहचान अगर सही समय पर ना हो और इलाज में अगर देरी हो जाती है तो ये बेहद जानलेवा हो जाता है। सर्विक्स कैंसर भी इसमें से एक है जो महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और कहा यह जाता है कि सेकेंड कॉमन कैंसर है। सर्विक्स कैंसर के लक्षण, कारण और उपचार ये से रोका जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर। तो आइए शुरू करते हैं हेल्थ गुरु। और सर्विक्स कैंसर पर आपकी तमाम दुविधाओं को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सौरभ जैन। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम जैसे कि चर्चा करने जा रहे हैं सर्विक्स कैंसर के बारे में ही, तो सबसे पहले सर क्यों ना दर्शकों को बताया जाए कि आखिर सर्विक्स कैंसर क्या है और ये कितना कॉमन है भारत में। तो अगर हम सर्विक्स कैंसर की बात करें, यानी कि गर्भाशय का जो मुख रहता है उसे हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर हम देखें तो भारत में महिलाओं में 25 से 45 वर्ष की महिलाओं में ये दूसरा सबसे आम कैंसर है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर साल 1 से 1.5 लाख महिलाएं इस कैंसर से ग्रसित होती हैं और लगभग 70 से 75 महिलाओं की इस कैंसर के कारण मृत्यु होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी यह दूसरा सबसे आम कैंसर है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिससे हमें कुछ ना कुछ इलाज उसका निकालना और उससे छुटकारा पाना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर सौरभ, जैसा आपने कहा कि सेकेंडली मोस्ट कॉमन कैंसर है ये, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने दर्शकों को ये भी समझाएं कि क्या कारण है कि वो सर्विक्स कैंसर के शिकार हो जाते हैं। तो सर्विक्स कैंसर यानी कि गर्भाशय मुख का जो कैंसर है उसका सबसे आम या सबसे मेन कारण है एक इन्फेक्शन, एक वायरल संक्रमण जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। जैसे कि कोविड वायरस होता है उसी तरह एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के टाइम पे इन्फेक्शन महिलाओं में ये होता है। 80 से 90% महिलाओं में इन्फेक्शन उनकी इम्यूनिटी के द्वारा क्लियर हो जाता है, बट 10 से 20% महिलाओं में ये इन्फेक्शन रह जाता है और समय के साथ में अगले 10 से 15 साल में धीरे धीरे कैंसर में डेवलप होता है। कुछ महिलाओं में इस कैंसर के जोखिम कारक ज्यादा होते हैं, जैसे कि जिन महिलाओं में सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी चालू हुई 20 साल से कम में, अगर वो 20 साल से कम की उम्र में प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भवती होती हैं, या फिर बहुत मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं और बहुत कम इंटरवल में 1 साल के इंटरवल में बहुत सारे अगर बच्चे होते हैं, तो ये एक जोखिम कारक बन जाता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में तंबाकू की लत होती है उससे भी ये कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और जिन महिलाओं में पुअर वेजाइनल हाइजीन, मतलब कि यौन एरिया में बहुत इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन होके आगे जाके कैंसर में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल इन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप महिला हैं तो डॉक्टर ने जो भी आपको चीजें बताई हैं इनका आप ध्यान रखिए तो आप सर्विक्स कैंसर से खुद को बचा सकती है। सर, जैसे कि आपने कहा कि धीरे धीरे वो जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, वो डेवलप होता है और 10 साल का गैप लेता है। तो यानी कि 10 साल हमारे पास होते हैं कि अगर वैसे कुछ लक्षण हमारे सामने आ रहे हैं तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम सावधान हो सकते हैं। सर, लक्षण के बारे में कुछ जानकारी। तो जो सर्विक्स कैंसर है यानी कि गर्भाशय मुख का जो कैंसर है, इसका सबसे आम जो सिम्टम होता है ये होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड, यानी कि 2 मासिक धर्म, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग होना, ये सर्विक्स कैंसर का सबसे मेन सिम्टम है। उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में ब्लीडिंग होना, जिसे हम पोस्ट कॉइटल ब्लीड बोलते हैं, यह भी सर्विक्स कैंसर का एक मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा जो महिलाएं जिनका पीरियड्स बंद हो गया, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं, उसके बाद भी उसके कुछ साल बाद अगर वहां से कुछ ब्लड आता है जिसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, यह भी सर्विक्स कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अगर महिलाओं में कुछ सफ़ेद पानी या फिर वहाँ से कुछ दुर्गंध युक्त स्त्राव होता है जिसे हम फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं, यह भी कैंसर के इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स हो सकते हैं। जब ये कैंसर आगे एडवांस स्टेज में जाता है तो आगे पेशाब की थैली और पीछे बड़ी आंतों को प्रभावित करता है, जिसके कारण मरीज को पेशाब बार बार जाना पड़ता है, कब्ज की शिकायत होती है या कमर में दर्द होता है जो कि पैरों में जा सकता है। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये एडवांस स्टेज यानी कि अग्रिम अवस्था में जो सर्विक्स कैंसर के सिम्टम्स हैं, ये उन सिम्टम्स में से एक है।
डॉक्टर सौरभ, आपने जितने भी यहाँ पर सिम्टम्स बताए हैं बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं ये, लेकिन महिलाओं के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो घर का ख्याल रखने में इतनी बिजी रहती हैं कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और अमूमन हम देखते हैं कि इन सब चीजों को वो दरकिनार कर देती हैं। तो सर, कैसे हम ये समझे कि ये जो बाकी जो लक्षण दिख रहे हैं ये सर्विक्स कैंसर के ही है? अलार्मिंग सिचुएशन क्या रहेगा? तो जब भी इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स अगर आ रहे हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, काफी महीनों तक ये सिम्टम्स परसिस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा जरूरी है कि आप किसी भी एक एक्सपर्ट को, कैंसर एक्सपर्ट को या गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। जब भी हमारे पास मरीज इनमें से किसी भी लक्षण के साथ में आते हैं तो हम उनको अच्छी तरीके से चेक करके देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां कोई गठान या फिर वहां कोई घाव तो नहीं है। ये जांच होने के बाद अगर वहां पे कोई गठान है तो उससे हम एक छोटा सा बायोप्सी लेते हैं, जैसे नमूना टुकड़ा बोलते हैं, और ये पूरी तरीके से सेफ है। नॉर्मली लोगों के अंदर ये एक मिथ्या रहती है कि बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड होगा, ये बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोप्सी एक पूरी तरीके से सेफ प्रोसीजर होता है और इससे हम कैंसर को कंफर्म कर पाएंगे कि ये कैंसर ही है या कुछ और प्रॉब्लम है। एक बार हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो एक MRI के जरिए हम ये बता सकते हैं कि ये कितनी गहराई में गया है। इससे हम ये भी बता पाएंगे कि मरीज को बीमारी कौन से स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है या बीमारी कुछ एडवांस स्टेज में गई है। सर, अब थोड़ी वैक्सीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि वरदान ही है कि अगर कोई डिटेक्ट होता है उसे वैक्सीन मिल जाए तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं। लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस हैं इस वैक्सीन के साथ, वो भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका मेन कारण जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जैसे हम देख रहे हैं आज हमारे पास कोविड वायरस के लिए हमारे पास वैक्सीन आई, उसके बाद से हमने कोविड को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए। सेम इसी तरीके से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। ये वैक्सीन हमें जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले देना है, यानी कि 9 से 25 वर्ष की महिलाओं में हमें ये वैक्सीन देना है। हमारे पास अलग, जैसे वायरस के सब टाइप है, जैसे कोविड-19 है, इसी तरीके से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार की वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल है। कुछ हैं जो सिर्फ 2 वायरस को कवर करती हैं, कुछ 4 हैं और कुछ ऐसी हैं जो सर्विक्स कैंसर करने वाले जितने भी वायरस हैं, 9 प्रकार के वायरस, उनको कवर कर पाती हैं। और इनके 2 या 3 डोजेस से ही हम उस कैंसर को होने से पहले ही बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो वायरस जो अंदर परसिस्ट कर जाता है, जो संक्रमण है जो लंबे समय तक रह पाता है, वो वैक्सीन के कारण वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और बॉडी इस कैंसर से पूरी तरीके से फ्री हो जाती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि 9 साल से 25 साल की जो बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सर अभी तक मैंने तो नहीं सुना था कि सर्विक्स कैंसर को अगर हमें रोकना है तो इतने पहले से ही हम वैक्सीन ले सकते हैं। आपको भी लगता हो कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की भी कमी है? तो गवर्नमेंट हो, पब्लिक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, किस तरीके से आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सकता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मिरेकल रहेगा ये कि अगर सभी के पास वो वैक्सीन पहुंच जाती है तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि पहले जो भी वैक्सीन्स आती थी वो फॉरेन में बनती थी, और अभी इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन डेवलप करना चालू किया, जिसे हम सर्वावैक बोलते हैं। यह वैक्सीन बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही सस्ती है, जिसको हम मास पॉपुलेशन को, लोगों तक आराम से पहुंचा सकते हैं। और बहुत करके ये चांस है कि इस साल में ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होगी, और अगले कुछ सालों में ऐसा हमें लगता है कि जैसा कि बाकी इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास वैक्सीन है, वैसे ही नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन भी इंक्लूड हो जाएगी, और आने वाले समय में शायद ये कैंसर पूरी तरीके से वैक्सीन के द्वारा पूरी तरह से रोकथाम हो जाएगी और हम इस कैंसर से मुक्त हो सकेंगे। बिल्कुल, और सर कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई उससे पीड़ित हो उससे पहले अगर उसका वैक्सीन मिल जाए तो उससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। डॉक्टर सौरभ, मेरा एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि आपके भी मन में ढेर सारे सवाल होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, सभी लोग जानना चाहते हैं। और जैसा कि सर ने भी बताया कि सेकेंड टॉप मोस्ट कॉमन है ये भारत में, महिलाएं बहुत ज्यादा इससे पीड़ित रहती हैं। तो एक बाकायदा नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा आप तुरंत इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और सीधे आप डॉक्टर सौरभ से बात कर सकते हैं। आपके जितने भी प्रश्न
प्रश्न है, आपके तमाम सवालों का निदान आपको मिल जाएगा। डॉक्टर सौरभ, आपने 9 to 25 ईयर्स के बारे में बताया कि उन बच्चियों को वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा जिनकी एज हो गई है, क्या वो भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं? और अगर जो और ज्यादा महिलाएं जो ज्यादा उम्र दराज हैं, वो वैक्सीन जैसे आपने बताया कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती हैं, तो उनके लिए क्या फिर इलाज रहेगा? तो अगर इससे ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को भी वैक्सीन दिया जा सकता है, बस हम ये बताते हैं कि इस वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ा कम हो जाती है, बट स्टिल उससे काफी कैंसर होने का रिस्क काफी कम हो जाएगा। तो अगर उससे भी ज्यादा उम्र है तो भी हम इस वैक्सीन को दे सकते हैं। अगर उम्र उससे भी ज्यादा है तो इस कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, प्री कैंसर स्टेज में ही डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसे हम पैप स्मीयर बोलते हैं। ये एक बहुत आम टेस्ट है, बहुत सामान्य सा टेस्ट है, जिसमें जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां से जो गर्भाशय मुख होता है उससे वहां के कुछ सेल्स को एक स्लाइड में लेते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, और इससे हम बता सकते हैं कि ये कैंसर है या कैंसर के पहले का स्टेज है या सामान्य सर्विक्स का के अंदर की परत है। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत आसान है, हर कहीं पे भी किया जा सकता है, छोटे सेंटर्स में भी किया जा सकता है, और इसके द्वारा हम कैंसर को उसके पहले स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। और सर मतलब वैक्सीन कहां पर अवेलेबल रहेगी? क्या हम किसी भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर में जाकर के वैक्सीन ले सकते हैं? सलाह ये दी जाती है कि वैक्सीन लेने के पहले या तो आप किसी कैंसर एक्सपर्ट या फिर एक गायनेकोलॉजिस्ट से उसके बारे में समझ लें, उसके बाकी सिम्टम्स के बारे में समझ लें, और उसके बाद में इस वैक्सीन को किसी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर आप किसी कैंसर एक्सपर्ट की निगरानी में लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, और एक ये भी सवाल कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वैक्सीन हो जाती है, तो जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर आपको ये टीके लगने हैं, और 5-6 साल तक हम लगातार देखते हैं कि वैक्सीन उन्हें दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए कि हर बच्चों के लिए ये मतलब कंपलसरी कर दिया जाए, तो इससे काफी हद तक इसमें भी रोकथाम मिल सकती है? जी, मैं इस बात को पूरी तरह से सहमत हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा। अभी तक हम 5 साल 10 साल तक जो टीके लगाते हैं उसी को बढ़ा के 9 से 14 साल की उम्र के सभी लड़कियों को अगर हम ये वैक्सीन लगाएंगे तो आने वाले समय में पूरी तरीके से संभव है कि ये कैंसर भारत में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी तमाम जितने भी दर्शक हैं IBC 24 के हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं भी अपील जरूर करूंगी कि 9 से 25 साल की जितनी भी बच्चियां हैं उनके लिए वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये जो वैक्सीन है फ्री में लगती है। तो अगर आपके भी घर में इस एज की बच्चियां हैं तो आप भी जाइए और उन्हें वैक्सीन जरूर लगवाइए। भगवान ना करे कि कभी भी किसी को सर्विक्स कैंसर से जूझना पड़े, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही कहा जाता है। तो आप जरूर अपना ध्यान रखें और ये वैक्सीन जरूर आप लगवाएं। सर, आगे अब आपको क्या लगता है कि और गवर्नमेंट क्या कर सकता है, या फिर डॉक्टर्स के साथ अगर मेलजोल बढ़ाने से अगर कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की भी क्या जरूरत है आपको लगता है? जी, हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम जितने भी डिफरेंट सोसाइटीज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे जाके इस कैंसर के बारे में लक्षण, उसके बचाव और उसके जो अर्ली डायग्नोसिस जैसे पैप स्मीयर के टेस्ट हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की तरफ से, वहाँ एक पूरा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जो अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग सोसाइटी में जाके इस तरह के कैंप्स करते हैं, जिसके थ्रू हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट करके लोगों को उसके लक्षण के बारे में बता सकते हैं ताकि वो पूरी तरीके से क्योर किया जा सके। बिल्कुल। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट और ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं, डॉक्टर सौरभ ने हमारे साथ शेयर की है। भारत में सेकंड टॉप मोस्ट कैंसर है, बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित हैं। तो आपके लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा नॉलेज और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। डॉक्टर सौरभ लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हर एक समस्या का निदान ये हमारे साथ कर रहे हैं। डॉक्टर सौरभ, हमने इलाज निदान के बारे में बात की, हमने लक्षण के बारे में बात की, कैसे से डायग्नोज किया जाए आपने ये भी बताया। इलाज और निदान के बारे में अगर हम और ज्यादा उसमें कुछ रोशनी डाल सके तो जरूर।
जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विक्स कैंसर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के कारण है, और ये इन्फेक्शन जो है जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तब ये हो जाता है, और इसे एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स लगते हैं, 10 से 15 साल लगते हैं कैंसर में डेवलप होने के। ये जो हमारा विंडो पीरियड है, इस पीरियड में हम लोग इस कैंसर को पहले या कैंसर से पहले के जो स्टेज है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक आसान टेस्ट जिसे हम पैप स्मीयर बोलते हैं। पैप स्मीयर में हम जो गर्भाशय मुख के अंदर की परत होती है उसके कुछ सेल्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख के बता सकते हैं कि ये कौन से स्टेज में है। उसके अलावा आज हमारे पास जैसे हम कोरोना वायरस का टेस्ट करते हैं RT-PCR टेस्ट करके, सेम तरीके से हम वहां के सेल्स को और वहां के जो स्मीयर है उसको लेके वायरस को भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम HPV DNA टेस्ट बोलते हैं। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन है ही नहीं। जो पैप स्मीयर का टेस्ट होता है इसे हम हर 3 साल में सजेस्ट करते हैं। 30 साल से ज्यादा की महिलाओं को 30 से 65 वर्ष तक की उम्र में हर 3 साल में टेस्ट करना है। और अगर हम HPV DNA करते हैं, जो वायरस का टेस्ट करते हैं, अगर हम 5 साल में ये टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट नेगेटिव है तो इसमें कैंसर, उन महिलाओं को कैंसर होने का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। सर, ये HPV टेस्ट सिर्फ क्या सर्विक्स कैंसर के लिए है, या आपकी बॉडी सर्विक्स के प्रति कितनी इम्यूनिटी दे रही है इसका भी पता चल सकता है? दूसरे कैंसर्स के बारे में भी क्या थोड़ी सी हमें पता चल सकता है? नहीं, इसके ये हमें सिर्फ अभी सर्विक्स कैंसर के बारे में ही बता पाएगा, और इससे हम वहां पे इन्फेक्शन, संक्रमण है या नहीं है यह जान पाएंगे। बट बॉडी में उसकी कितनी इम्यूनिटी है या नहीं है, फिलहाल इस टेस्ट से तो हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है सर, अगर कोई पीड़ित हो जाता है सर्विक्स कैंसर से, किसी में डिटेक्ट हो गया है, तो फिर आप किस प्रोसेस का फॉलो करते हैं, किस तरह से इलाज करते हैं? तो जैसे भी इनमें से किसी भी लक्षण के साथ में मरीज हमारे पास आता है तो हम उनको अच्छी तरीके से जांच करके देखते हैं। इस जांच के द्वारा, एक सिंपल एग्जामिनेशन के द्वारा ही हम ये बता सकते हैं कि ये बीमारी किस स्टेज में है और ये किस तरीके से उसका इलाज किया जाएगा। उसे कंफर्म करने के लिए हम एक बायोप्सी का, एक सिंपल टेस्ट बायोप्सी का यूज करते हैं, और बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। MRI के द्वारा हम उसका एग्जैक्ट स्टेज बता सकते हैं। अगर बीमारी फर्स्ट स्टेज में है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो है सर्जरी। सर्जरी में हम इसमें जो सर्जरी की जाती है, इसमें एक छोटा चीरा दिया जाता है, इसे ओपन सर्जरीज की जाती है। इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का रोल नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद बीमारी के वापस आने का चांस बढ़ जाता है। ये सिर्फ सर्विक्स कैंसर से रिलेटेड है। तो ओपन सर्जरी के माध्यम से हम जो जहां पे प्रॉब्लम है, गर्भाशय है, गर्भाशय के आसपास 2 सेंटीमीटर का हिस्सा और निकालते हैं और आसपास के लिम्फ ग्लैंड्स भी निकाल देते हैं। यह सर्जरी पूरी तरीके से सेफ सर्जरी है और इसे हम रेडिकल वर्दाइम सिस्टेक्टोमी बोलते हैं। इस सर्जरी को एक कैंसर विशेषज्ञ या इस गायनेकोलॉजिकल कैंसर एक्सपर्ट से कराना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आसपास के जो मार्जिन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से सर्जरी करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है कि सिर्फ उसी से ही फर्स्ट स्टेज की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए अगर मरीज थोड़ा एडवांस स्टेज में आते हैं या बीमारी आसपास के टिश्यूज में फैली है या जकड़ी हुई है, तो उसका भी इलाज कीमोथेरेपी यानी कि इंजेक्शन के कोर्स और सिकाई, रेडिएशन थेरेपी के संयोजन से किया जा सकता है, जो इसमें भी मेन रोल होता है सिकाई का। रेडिएशन थेरेपी इस पूरे एरिया को कवर किया जाता है और यह इलाज पूरी तरीके से सुरक्षित है, और इसमें हम स्टेज 2 या स्टेज 3 की भी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम होते हैं। डॉक्टर सौरभ, आपने बताया कि सर्जरी की जाती है, और मैंने भी देखा है बहुत से केसेस, क्योंकि सर मैंने अपनी फैमिली में ही देखे हुए हैं कि यूटेरस ही रिमूव कर दिया गया, लेकिन उसके बाद काफी परेशानी हो जाती है। मैंने देखा है अपने ही परिवार में लोगों को जूझते हुए, तो उस परेशानी से कैसे बचा जा सकता है, या फिर ये प्रोसेस में या ट्रीटमेंट में कुछ गलतियां हो जाती है कि जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सर्जरी किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से या एक्सपर्ट सर्जन से जब बीमारी को पूरा अच्छी तरीके से अगर निकालते हैं तो ये सर्जरी पूरी तरीके से सेफ है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को किसी तरह की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम गर्भाशय मुख के साथ नीचे का भी कुछ हिस्सा थोड़ा निकालते हैं, जैसे हम रेडिकल हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, उसके बाद में इस बीमारी के वापस आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और ये पूरी तरीके से सेफ है, जिसके बाद पेशेंट्स नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटी सब कुछ काम कर सकते हैं, अपने नॉर्मल काम पे वापस लग जाते हैं।
जी। सर, आपने ये भी कहा कि ये पूरी तरह से कंप्लीटली डायग्नोजेबल है और मतलब ये ऐसा कैंसर होता है जो अगर एक बार हमने इसे खत्म कर दिया तो ये दोबारा हमारे शरीर में नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा है सर दूसरे कैंसर्स के बारे में ये है कि एक बार हो गया तो फिर कहा जाता है कि शायद बार बार वो दोबारा हमें अपने चपेट में ले लेता है। तो क्या वाकई ये मिथ है या भ्रम है, क्या आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर हम इसे प्री कैंसर स्टेज या फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम इसे पूरी तरीके से क्योर कर पाएंगे सिर्फ सर्जरी के माध्यम से। हाँ, ये जरूरी है कि मरीज को उसके ऑपरेशन के बाद भी अपने कैंसर एक्सपर्ट या अपने गायनेकोलॉजिकल कैंसर एक्सपर्ट के पास में रेगुलर फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन होने के बाद आप भूल जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलरली फॉलो अप करते हैं, वहां डॉक्टर आपका रेगुलर उधर एग्जामिनेशन करते हैं और उन्हें वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं कि फर्स्ट स्टेज के कैंसर में 90 to 95% क्योर रेट है। और अगर हम उसी को प्री कैंसर स्टेज में पैप स्मीयर के माध्यम से अगर हम उसे प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम उसे पूरी तरीके से क्योर कर पाएंगे और उसमें कैंसर के वापस आने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और सर दूसरे कैंसर्स में ये भी देखा जाता है कि जब एक बार अगर किसी को कोई कैंसर हुआ और उसके बाद हमें फिर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पर रहना पड़ता है, हेवी डोजेस हम मेडिसिन की लेते हैं और उसका नो डाउट हमारे हेल्थ पर असर पड़ता ही है। तो क्या ऐसा सर्विक्स कैंसर के साथ भी है कि अगर आपने उसका ट्रीटमेंट ले लिया है लेकिन आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी क्या? नहीं, सर्विक्स कैंसर में ऐसा कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसका मेन ट्रीटमेंट ही सर्जरी है और सर्जरी के बाद में आपको कोई भी मेडिसिन की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए ये एक ऐसा कैंसर के लिए हम इसमें जागरूकता फैलाने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही इलाज और एक इलाज से आप पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं। ना आपको लाइफ लॉन्ग कोई मेडिसिन की जरूरत है। हाँ, आपको लगातार फॉलो अप करना है जिसके अंतराल को हम धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाते हैं। पहले 3 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर साल में एक बार भी अगर आप अपने एक्सपर्ट को दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं आप पूरी तरीके से ठीक हैं और अगर हम कैंसर होने के अगले 5 साल 10 साल इस बीमारी को कंट्रोल रख पाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आगे जाके भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इन गोल्डन रूल्स का ध्यान रखना है अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं। तो डॉक्टर सौरभ ने जो बताया है इसे आप फॉलो कीजिए और आप कैंसर मुक्त जीवन जरूर अपने जीवन में पाएंगे। डॉक्टर सौरभ, आपने जैसे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स आपने दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स जिसके जरिए ये नौबत ही ना आए कैंसर की या फिर सर्विक्स कैंसर की, किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा महिलाओं को? तो सबसे पहला तो जितना ज़्यादा कैंसर की वैक्सीन के बारे में, क्योंकि ये एक अकेला कैंसर है पूरी बॉडी में जिसके लिए हमारे पास कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है। हमने देखा है जैसे हमने कोविड को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, वैक्सीन के बाद में हम पूरी तरीके से इम्यून हो गए, इसी तरह सर्विक्स कैंसर भी जो है वो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के थ्रू हमें ऐसा लगता है कि हम इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ सिंपल टिप्स हैं, जैसे कि आप जो महिलाएं हैं अगर वो अपनी प्रेगनेंसी में गैप ज़्यादा बढ़ाएं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली 1 साल की जगह उसको 2 साल 3 साल ये करें, पहला बच्चा जो है वो 20 साल के कुछ बाद रहेगा, तो इन सब केसेस में इन सब सिंपल टिप्स के थ्रू उस जो वायरल इन्फेक्शन है या उसको आगे कैंसर में बढ़ने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, 3 साल में एक बार अगर आपकी उम्र 30 से 65 के बीच में है या आपके घर में किसी को भी इस उम्र की महिलाएं हैं उनको ये सजेस्ट करिए कि आप पैप स्मीयर का एक टेस्ट कराएं। बहुत आसान सा टेस्ट है जो कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ या कैंसर विशेषज्ञ कर सकते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कैंसर होने का कितना रिस्क है या आप कैंसर वहां पे कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये बहुत सिंपल टिप्स है जिससे इस कैंसर को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। बिल्कुल, तो इन टिप्स को आपको पालन करना होगा और सर ने जैसा कहा कि हर 3 साल में HPV टेस्ट कराइए और अगर आपकी उम्र 55 प्लस है तो स्क्रीनिंग के लिए भी आप जा सकते हैं और सर्विक्स कैंसर से खुद को बचा सकते हैं। सर, हमने शुरुआत ही की थी कि सेकंड टॉप मोस्ट कॉमन कैंसर बन चुका है भारत में, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसका मेन कारण जो हम देख रहे हैं इंडिया में कि जो प्रेगनेंसी है वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी रहती है, मतलब 10 साल से अगर गांव में देखा जाए तो मैक्सिमम महिलाओं को 20 साल से कम उम्र में ही बच्चा हो जाता है या बच्चे बहुत जल्दी के इंटरवल में होते हैं। तीसरा जो इंडिया में ज़्यादा कॉमन कारण ये है कि इस कैंसर या फिर वेजाइनल हाइजीन के बारे में जागरूकता लोगों को नहीं है, तो इससे वो बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पे इन्फेक्शंस होते हैं और उन्हीं इन्फेक्शंस के कारण इंडिया में सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है।
तो इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है और सर ने बताया कि आखिरी टॉप मोस्ट कैंसर क्यों बना हुआ है। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम को ध्यान से देखा होगा और जितनी इंफॉर्मेशन सर ने दी है सर्विक्स कैंसर को लेकर के ये आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अच्छे से अपने जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।